हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर वर्ड स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आपको फ्री में पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स करा रही हूँ। फिलहाल हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 1, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इस पूरे लेक्चर सीरीज में 22 लेक्चर आ चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 23, मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद। ठीक है ना। सो हर एक लेक्चर डिटेल में है। अगर आपको नहीं पता था अभी तक तो अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज फिर मिस हो जाएगा आपसे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड कुछ भी बात होती है, कुछ भी डाउट होता है लेक्चर में, कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही, कुछ भी ऐसा है कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाना है, कुछ भी है, सब कुछ आप कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हैं। एंड देन हम वहां पे भी बात कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा चीज है, आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी ऐसा चीज है कि इस टॉपिक पे आपको पीएचडी करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए। फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में ही दे दीजिए, बहुत सही रहेगा। एंड इस पूरे चैनल में और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, जैसे 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू मैंने 3 बार करा रखे हैं। दैट मेक्स कितने आपके 1,500 के करीब क्वेश्चन। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो सारी चीजें आप करिए सो दैट कि आपके पास सारा मतलब कंटेंट हो अच्छा। ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए इनिशिएटिव किया है कि अगर किसी ने पेड कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना, कुछ भी नहीं करना, तो भी वो यूट्यूब से फ्री में पूरी तैयारी कर सकता है। बिकॉज कई लोग क्या करते हैं कि लिमिटेड कंटेंट डालते हैं यूट्यूब में, देन फिर पेड, वो वाला चीज नहीं है। पूरा चीज फ्री में है। अगेन मैं बोलूंगी कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ और भी मल्टीपल एग्जाम देते रहा करो, सो दैट कि हर जगह मतलब हमें पता नहीं होता ना कि रिजल्ट आने में समय बहुत टाइम लगता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस, सब कुछ साथ में एग्जाम दिया करो, अपने स्टेट के एग्जाम दिया करो, जो भी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है, सब चीज में ये जो कोर्स है वो वैलिड हो जाएगा। डिस्कवर स्टडी की जो ऐप है वहाँ पे पीपीटी सारे डाल दूंगी। 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा हमारा स्लो चल गया था। आपको पता ही है कि थोड़े कमेंट्स के जवाब तभी मैं नहीं दे पाई, बट अब सब कुछ ठीक है। सो अब से स्टार्ट करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। सो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी आइडियोलॉजी होती है, अगर उसकी पहचान क्या होती है, पीछे इंग्लिश में आईएसएम लिखा है और हिंदी में वाद लिखा है। एक सेट ऑफ आइडियाज है। अगर मैं किसी भी आइडियोलॉजी की तरफ इशारा करती हूँ तो आप झट से समझ जाते हो, अच्छा इसके अंदर ये चीजें होंगी, क्योंकि हम सब ने मान रखा है कि इसका मतलब ये। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपने मान रखी है। ठीक है। अगेन अगर मल्टीकल्चरलिज्म में अगर मैं बात करूं तो 3 शब्द हैं। मल्टीकल्चरिज्म, मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत, बहुसंस्कृतिवाद इसको हिंदी में बोलते हैं। मल्टी का मतलब होता है बहुत, बहुत सारे, बहुत यानी कि अधिक, यानी कि बहुत सारी चीजें, अनेक चीजें। कल्चर, संस्कृति। संस्कृति क्यों बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया है, हमारे पूरे पॉलिटिकल साइंस में जो हम जितना भी हमने पढ़ा है, नई आइडियोलॉजीज आई है, नई तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसका जो बेसिस है वो क्या है कि भाई हमारा जो समाज है ना वो एक जैसा नहीं रहता, कभी भी हमेशा चेंज होते रहता है। क्या है, गतिशील है। समाज डायनामिक है, यानी कि गतिशील है। अब बदलते समाज के साथ साथ बदलते लोग भी हैं, बदलती व्यवस्थाएं भी हैं, बदलता स्ट्रक्चर, संरचनाएं भी हैं। अब ये क्यों होता है, बिकॉज हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि हमारा जो राइट्स हैं, हमारा जो राइट्स का दायरा है, अधिकार का दायरा, ये बढ़ सकता है। हम क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं जब हम अवेयर होते हैं कि अच्छा ये कमी है, यहाँ पे इस चीज में ये चीज कमी है, चलो इस चीज को पूरा करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जैसे समाज में अगर मैं बात करूं, हम एक एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे कि लिबरलिज्म में सबको अधिकार दिए कि फ्रीडम मिलना चाहिए, कंजर्वेटिज्म में बोला कि पुरानी कुछ वैल्यूज है बचा के रखो भाई, सोशलिज्म में बोला समाजवाद में कि अच्छा अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता पे इन्होंने आधार किया। मार्क्सिज्म में ने बोला कि भाई समानता मतलब समाजवाद तो है लेकिन ये साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, और जब तक हम रेवोल्यूशनरी तरीके से सरकार को चेंज नहीं करते तो कोई अपनी पावर तुम्हारे हाथ में क्यों देगा। कहीं ना कहीं हमने ये सारी विचारधारा से ये सब चीजें सीखी। फिर हमने देखा कि लोगों में जिज्ञासा आई कि भाई अगर राइट सबको इक्वल मिल रहे हैं तो फीमेल्स को क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है। अब हमने बोला कि ठीक है, हमारे सब समाज है, हमने ये चीज हमारे दिमाग में आई, ये सब समाज है, सबके अपने अपने कल्चर है। अगर मैं बात करूं अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता। अगर मैं बात करूं कहीं जो सबसे ज्यादा है वो कहाँ पे है, इंडिया में ही होगी, आपको देखोगे तो बहुत सारे अनेक कास्ट के लोग, अनेक रीजन, अलग अलग जगह के लोग हैं। पहाड़ वाले लोग भी हैं, कोस्टल एरियाज के भी हैं, डेजर्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा, प्लेन्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, हर तरीके के ज्योग्राफी वाइज, भूगोलिक स्थिति के हिसाब से भी डिवीजन है आपका। दूसरा क्या है, आपका लोगों के स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज, भाषा के हिसाब से है, अलग अलग संस्कृति के हिसाब से, अलग अलग धर्म के हिसाब से, अलग अलग कास्ट के हिसाब से, और भी अनेकों बहुत सारे डिवीजन है डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में। तो हमने बोला कि यार अगर हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे इतनी सारी विविधता है, तो हमें एक बेसिक चीज करनी है। वो क्या है
कि एक्सेप्ट करना है कि हम लोगों का जो कल्चर है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम प्यार से साथ में रह सकते हैं। और इस सब चीजों को, और हमें क्या करना है, एक लीगल तरीके से, जो नहीं होता कि नागरिक सबके, अपार्ट फ्रॉम कि भाई ठीक है, हाँ हमें पता है डिस्पाइट दिस डिफरेंस, कि इतना डिफरेंस होने के बाद, ठीक है, भी हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं, मान सकते हैं कि ठीक है हम अलग अलग है, हमें साथ में रहना है, ठीक है सब कुछ। तो मल्टीकल्चरलिज्म एसोसिएटेड किससे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, कि आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, कि जो इतना अलग से जो पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, जब हम यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे तो हमने क्या देख रखा है कि यार हर स्टेट में सब लोग अलग अलग है, और कहीं ना कहीं इस पे अपना राजनीतिक वो बना लेते हैं, बेसिस आधार बना लेते हैं। एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, कि हाँ हम अलग हैं, अलग अलग आइडेंटिटी है, और इसको हमने क्या करना है, मान्यता देनी है, एक्सेप्ट करना है और साथ में रहना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम किसके अंदर डालते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर, ठीक है। रीवैल्यू करना है कि हमारी अलग अलग जो आइडेंटिटीज हैं किस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं, किस समाज में कौन सी आइडेंटिटी डोमिनेट कर रही है, अगर कोई डोमिनेट कर रही है तो बाकी जो दूसरी आपकी कम्युनिटी है या आइडेंटिटी है, कहीं उसको रिप्रेशन तो नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं, बिकॉज इसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा वायलेंस, बहुत ज्यादा ऐसा चीज हो सकती है जिसकी वजह से आप सभी को पता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी इसी कंटेक्स्ट में, अलग अलग ट्राइब की भी अगर मैं बात करूं, तो जो मणिपुर में अभी फिलहाल आपने देखा है, मणिपुर वायलेंस एंड मणिपुर में ये जो सारी चीजें हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इसका आधार क्या है, रियल आधार एनालिसिस करके बताइएगा। मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, हमारा एक एनालिसिस होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए विश्लेषण की, अच्छा कुछ हो रहा है तो एक्चुअल रीजन क्या है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ भी दिखाए उसको मान लो, नहीं, खुद की एनालिसिस। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी एनालिसिस क्या है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आराम से एक दिन पढ़ो उसे, ठीक है, कल की क्लास से पहले पहले मुझे आंसर देना इसका, एंड बहुत ढंग से सब कुछ रिसर्च करना, ठीक है ना, बिकॉज जितना भी कंटेम्प्रेरी इशू है ना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में भी आएगा, एंड कहीं ना कहीं वहां से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी आनी चाहिए, बिकॉज अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, सबको पता है, एंड कहीं ना कहीं उसी का ही इधर सिलेक्शन होगा जिसको एनालिसिस अच्छे से आती है। तो कंटेम्प्रेरी इशू में देखिए कि आपकी जो थ्योरीज हैं ये किस तरीके से वर्क करती हैं, एंड आपका क्या मत है, एटलीस्ट हर किसी का एक ओपिनियन होना चाहिए। एंड मैं लिटरली बोलूंगी कि अपना ओपिनियन मेरे साथ तो एक्चुअली शेयर करो, बिकॉज आपको पता है मेरे मेरे सामने सारे ओपिनियंस वेलकम है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, इस एक साल के स्पैन में आपके बहुत सारे एग्जाम भी आएंगे, ये मैं आपको एडेड इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, ठीक है। तो डिस्कवर स्टडी की जो ऐप है वहां पे नोट्स भी हैं, तो आप उसे खरीद सकते हैं, क्योंकि एक साल की वैलिडिटी है। फिर क्या होता है ना कि कोई भी छोटा मोटा एग्जाम आए तो आपको 10 जगह भागना नहीं पड़ेगा, अच्छा ये नोट्स है 10 यूनिट के पूरे, इसको पढ़ने हैं बस खत्म, ठीक है, वो वाली चीज होती है। सो बेसिकली क्या है, हम इक्वल नागरिक और पॉलिटिकल आपके राजनीतिक अधिकार देना चाहते हैं हर एक सोसाइटी के आइडेंटिटी को। ये है ऑल अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म, उसका सार ये है कि जो इशू है ना आपका डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का, जैसे हम कास्ट के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, अलग अलग जगह के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे जो भेदभाव लाते हैं ना सोसाइटी में, समाज में, इस चीज को खत्म करके, एक्सेप्ट करके, पॉलिटिक्स एक ऐसा हमारा सिस्टम बने जहां पे क्या हो, मल्टीकल्चरलिस्ट सोसाइटी, यानी कि प्लूरल सोसाइटी डेफिनेटली है, हमारा अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उसको लोग सेलिब्रेट करें और फिर भी साथ में रहें, और उनके प्रोटेक्शन के लिए आपकी पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स होने चाहिए। आप सभी को पता होगा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपने आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 अनुच्छेद आपका 29 और 30 आपने देखा होगा, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स होते हैं ना, तो इसमें कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक अधिकार से आप क्या समझते हो, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं ये इसका भी आंसर दे सकते हैं, देखो थोड़ा बहुत मैं आपका काम ट्रिकी कराती हूँ, क्योंकि कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे को लगता है कि उसको रिलेट करके देखो, और आप में से जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना, ट्रस्ट मी, उनकी एनालिसिस उतनी बेटर होगी और एग्जाम में आपको उतना ही फायदा होगा डेफिनेटली। सो बेसिकली ये बोलते हैं कि जो कल्चर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि संस्कृति आधारित जो भेदभाव है ना, ये हमारे समाज में, चाहे वो मोस्ट एडवांस्ड लिबरल पॉलिटिक्स क्यों ना हो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्यों ना हो, वो एग्जिस्ट करता है। सो इसको एग्जिस्ट करता है तो इसको खत्म कैसे करें, तो मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद का उद्देश्य होता है कि ये जो भेदभाव है इस किसका, माइनॉरिटी कल्चर का, क्योंकि देखो हम दो चीजों में डिफरेंस मैं आज आपको बता रही हूँ, एक आप बोलते हो प्लूरल सोसाइटी है और एक आप बोलते हो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं अंतर क्या है। प्लूरल यानी कि अनेक,
तो इसमें जो हम प्लूरल बोलते हैं कि यार ठीक है, हमारा बहुत सारे लोग, बहुत सारी आइडेंटिटीज साथ में है, वो आपके किसी भी आधार पे हो सकती है, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, आपका रीजन, ठीक है, कम्युनिटी, समाज, सबका अलग अलग रूल्स, इन सब के आधार पे हो सकती है। लेकिन जब मैंने बोलते हैं मल्टी कल्चरल, यानी कि इसका आधार क्या है, अनेक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, यानी कि इस ये किस पे बात करी, ये बोलते हैं कि इस कल्चर को सिग्निफिकेंस दे रही है मल्टीकल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म में भी अगर आप आगे पढ़ोगे तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जब भी हुआ था तो बहुत सारे टाइप ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म है। एक तो सिंपल वाला होता है असिमिलेशन, मेल्टिंग पॉट, ठीक है, ठीक है, सैलेड बॉल, आपने सुना होगा ये चारों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं अभी बताऊंगी आपको। तो अभी आप मुझे बताओ कि आपको कितना पता है इसके बारे में, फटाफट से कमेंट में बताओ एसिमिलेशन का क्या मतलब है, और एसिमिलेशन से कौन सी ऐसी कंट्री एसोसिएटेड है। और हिंट ये दे रही हूँ कि उस कंट्री में भी अभी कुछ हलचल मच रखी है, ठीक है, बहुत वॉयलेंस अभी रिसेंटली हुआ था, अब बहुत कम हो गया है। तो ये हिंट है, और यूरोपियन कंट्री है ये। चलो, तो मल्टीकल्चरलिज्म का उद्देश्य है कि मिनिमाइज करो माइनॉरिटी कल्चर, यानी कि जो आपका अल्पसंख्यक जो आपकी संस्कृति है उसके खिलाफ जो भेदभाव है, उनकी समुदाय के खिलाफ जो भेदभाव है उसको कम करो, और एक आइडिया का प्रोत्साहन करो कि किसका, रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस की स्वीकृति करनी है, रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ ये डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना है। एक आइडियल होना चाहिए नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। इट इज आर्ग्यूड, ये बोला जाता है कि कोई भी कल्चर अपना फुल रेंज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। समझ लो अगर हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म की कुछ कल्चरल संस्कृति है, आपको क्या लग रहा है कि उसमें क्या सारी चीजें, हम सारी अच्छी चीजें होंगी? क्योंकि अगर मैं कल्चर की बात करूं तो कल्चर में तो बहुत सारी चीजें, वुमेन और मेल में डिफरेंस भी है, तो सारी अच्छी चीजें तो होंगी नहीं। इस्लाम, सारी अच्छी चीजें होंगी? नहीं। ठीक है, आपका क्रिश्चियनिटी, सारी अच्छी चीजें होंगी? नहीं। उसमें क्या, और क्या सारी अच्छी चीजें एक ही कल्चर में होगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन, नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि जितना हम एक्सेप्ट करते हैं दूसरों से, हम अच्छी चीजें सीखते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उतना हम एक डेवलप्ड सोसाइटी में जाते हैं। सो फुल रेंज, अगर ह्यूमन पोटेंशियल की अगर हमें एक्चुअली में रिस्पेक्ट करनी, तो वो क्या है, सिर्फ कि मल्टीकल्चरलिज्म। अब कल मैंने आपको बोला था कि मल्टीकल्चरलिज्म और फेमिनिज्म में टकराव है, यानी कि बहुसंस्कृतिवाद और नारीवाद में टकराव है। अभी आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत अच्छी चीज है कि बहुसंस्कृतिवाद में अलग अलग संस्कृति है, माइनॉरिटी कल्चर है, उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको हम राइट्स दे रहे हैं कि ठीक है आप अपना कल्चर, आपका ऐसे ही आप उसको एंजॉय करो। और अभी आप बोल रहे हो कि फेमिनिज्म से टकराव है, तो ये कैसे है? एक स्लाइड पढ़ाती हूँ, जब तक आप सोचो फिर मैं आपको बात करती हूँ। सबसे पहले मैं मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद की अच्छी चीजें बताती हूँ, फिर मैं डिफरेंस करके आपको बताती हूँ। सो बेसिकली एक मल्टीकल्चरलिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि बात करती है कि मॉरल और पॉलिटिकल क्लेम, कि आपके राजनीतिक, आपके नागरिक, आपके सामाजिक दावे क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, किसके, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात क्या हो रखी है कि आपका अलग अलग संस्कृति की बात हो रखी है, जैसे अलग अलग जो चीजें फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपके अफ्रीकन्स हो गए, अमेरिकन्स हो गए, वुमेन हो गए, एलजीबीटीक्यू, अमेरिकन वुमेन हो गई, या एलजीबीटीक्यू जो आपकी कम्युनिटी है वो हो गई, पीपल विद डिसेबिलिटी हो गया। तो क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग से इनको सबको राइट्स मिलते थे इक्वल? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते थे। लेकिन हमने क्या किया, धीरे धीरे इन सब लोगों ने, अलग अलग लोगों ने ये रिकॉग्नाइज किया, ये हमने पहचाना कि इनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, तो प्लीज अब इनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जैसे ही हमने ये सारी चीजें को एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया, तो इनका, हमारा क्या हो गया, ह्यूमन जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ी, और हमारी सोसाइटी थोड़ी एडवांस हो गई। सो बेसिकली ये क्या बात करते हैं कि अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म, यानी कि क्या है, मूल्य बहुलवाद। बहुलवाद मतलब क्या होता है, हर एक चीज, ये जो वैल्यू है वो सिर्फ एक कल्चर में नहीं है, बहुत सारे कल्चर में है, तो सबको हमें क्या फोकस करना चाहिए कि सबकी अच्छी अच्छी चीजें उठाने में। तो ये वैल्यू को ही हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कोई ऐसी प्रैक्टिसेस है हमें लग रहा है कि कल्चर में बेकार है, तो क्या उसे हमें मान्यता देनी चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, हाँ या ना बताइए, यस और नो। और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास में देख रहे हो ना, तो प्लीज उसको ऐसे देखा करो कि भाई मेरे सामने तो मैम अभी पढ़ा रही हैं, ठीक है, फुल चौड़ के साथ। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे आप जितना पार्टिसिपेट करके देखोगे ना, उतना आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। अब ये चीज मैं हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट इतना ज्यादा टाइम लगा के बताती हूँ। क्यों बताती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि यूजीसी जब अब क्वेश्चन दे रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट की जो बेस है ना, बिल्कुल बेसिक सी चीजें नेचर, उसमें आपको इतना कंफ्यूज कर देता है ना कि आप
आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हो। ये प्रॉब्लम है, ये एक ट्रेंड है जो इस बार ही आपने देखा होगा, स्पेशली जून 2023 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये बोलते हैं कि देखो अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि फेमिनिज्म को, फिर फेमिनिस्ट को इससे क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो सबसे उनके खिलाफ भी अत्याचार हो रहा था, माइनॉरिटी कल्चर के खिलाफ भी, के लोगों के खिलाफ भी अत्याचार हो रहा था। अब अगले बंदों को, ये माइनॉरिटी कल्चर के लोगों को, उनको रिकॉग्निशन मिल रही, तो फेमिनिस्ट को क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत है, क्योंकि फेमिनिज्म किस चीज को अपोज करती है? कल मैंने क्या बोला था, उनका आधार क्या था क्रिटिसाइज करने का, कि समाज में जेंडर के हिसाब से रोल स्पेसिफाई है, सेक्स के हिसाब से क्या कर दिया आपने, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चरल डिवीजन बना दी। ठीक है ना, विभाजन कर दिया कि मेल हो तो ये करोगे, फीमेल हो तो ये करोगे। तो ये जो विभाजन है, ये किसने कर रखा है? कल्चर ने ही तो कर रखा है, संस्कृति ने कर रखा है। और हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग संस्कृति को एक्सेप्ट करने की। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अलग अलग संस्कृति में जो वुमेन के खिलाफ जो ऐसा है कि इंफीरियर करना है, सुपीरियर, ये वाला जो चीज है, ये एक्सेप्ट करने की। अगर इसको मान्यता मिल गई, रिकॉग्निशन मिल गया, एक्सेप्टेंस मिल गई, तो कहीं ना कहीं अगर हम कल्चरल जो चीजें बचा के रख रहे हैं, उसे आगे लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं फीमेल के राइट्स के अगेंस्ट। तो दैट इज वाई वो क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट है। अभी मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रखा है इन दोनों के रिलेशन पे, और वो इतना घुमा के पूछा हुआ था ना। ठीक है, इस बार नहीं, बट पुराने पेपर्स में मैंने एक क्वेश्चन देख रखा है, इतना घुमा के पूछा हुआ था कि डेफिनेटली हर कोई इसको गलत करके आता। तो अगर आपको ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आप सोच रहे हो, हर एक आइडियोलॉजी को कंपेयर कर रहे हो, तो वो आपको आना चाहिए कि क्या इसमें चीजें सही हैं और क्या इसमें चीजें गलत है। ठीक है ना। सो बेसिकली ये इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि कल्चर, अगर मैं बात करूं इंडिया में, अगर मैं बात करूं, सामाजिक बहुत सारी बुराइयां भी होती थी, जैसे कि सती प्रथा, जैसे कि बाल विवाह, जैसे कि विधवाओं के साथ जो ट्रीटमेंट हो रखा था, जैसे आफ्टर अगर कोई विधवा बन रहा है तो उसका विडो रीमैरिज नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे सोशल रिफॉर्मर्स का हमें बहुत ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए हमें, कि उन्होंने इन सारी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई की, एंड आज हमारी सिचुएशन बहुत बेटर है। हमें अपने सरकार के मतलब प्रति भी थोड़ा थैंकफुल होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जो वुमेन सेंट्रिक है। फिर भले ही वुमेन के लिए मेट्रो या फिर बसेस में सीट रिजर्व करने की बात हो, फिर चाहे वो मैटरनिटी लीव हो, फिर चाहे वो इक्वल पे की बात करना हो। ठीक है, ये सारा रिप्रोडक्टिव आपका ये जो राइट्स हैं वो फीमेल के पास पहुंचना हो, या फिर वुमेन को एजुकेशन की बात हो, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चीजें होती है जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करना एंड वुमेन को पूरा सपोर्ट देना, उन सब की बात हो, तो हमारी गवर्नमेंट एंड हमारे जो लॉ है, कानून है, उसके परिणाम स्वरूप हमारी सिचुएशन बहुत बेटर हुई है, बिकॉज इन सब चीजों को समझा गया है। एंड ये तभी समझा गया जब हम कल्चर के अगेंस्ट जाके हमने ये सारे डिसीजंस लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक संस्कृतिवाद और फेमिनिज्म, नारीवाद में टकराव इस वजह से है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस की ये बात भी आएगी कि कल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि संस्कृति का मतलब कि बाहरी रूप से कि कुछ प्रथाएं, कुछ रस्में, कुछ परंपराएं, ये सब नहीं होता। हर एक कल्चर में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मूल्य होती है, जिसमें हम सीखते हैं जिंदगी जीने का ढंग। कल्चर क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है, कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी किस तरीके से जी रहे हैं, आपके क्या मोरल्स हैं, आप क्या कस्टम फॉलो करते हैं, क्या लैंग्वेज है, क्या आपके इंस्टीट्यूशंस है, उसको आप डेली जिंदगी में कैसे फॉलो करते हैं, वो सब कुछ है। वो आपकी प्राइवेट और आपकी निजी और आपकी पब्लिक, आपकी सार्वजनिक जिंदगी दोनों से ही जुड़ा हुआ है। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं अब रूरल सोसाइटी की बात करूं, उसमें हमें क्या चाहिए? एक मल्टी कल्चरल फ्रेमवर्क चाहिए, पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेसी का, कि आपका जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसका एक फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? मल्टी कल्चरल होना चाहिए, कि आपका बहुसंस्कृतिक होना चाहिए, ताकि हम सबकी अच्छी चीजें ले सके डेफिनेटली। बट हाँ, वही सेम पेस में हमें सबकी बुरी चीजों के अगेंस्ट भी बात करनी है। कम्युनिटी बेसिकली आपको पता है, हर एक, अगर मैं पब्लिक डोमेन की बात करूं, कि लोग आए, लोगों ने समाज बनाया, समाज के बाद उनको लगा कि लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, एंड तब जाके आपका स्टेट एंड सिविलाइज, ये सब चीजें आई। लेकिन ये जो समाज है, इसका जो बेसिक जड़ है वो क्या है? अलग अलग समुदाय। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा बहुत भी इसमें डिफरेंस आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल भी हलचल मचेगी, अस्थिरता होगी, डेफिनेटली होगी। एंड आप, अगर मैं बात करूं, इनके जो इश्यूज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल क्यों ना हो, लेकिन उसका जो जड़ होती है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी से ही आती है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं विल किमली का। ठीक है, अब अगर आपको मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करना है, अभी मैं टाइप भी बताऊंगी। ठीक है, अभी तो इसका सबसे बड़ा तरीका क्या है मल्टीकल्चरलिज्म को?
प्रमोट करने का तरीका बताओ मुझे, कैसे आप प्रमोशन कर सकते हो, कैसे इसका प्रोत्साहन कर सकते हो? सो डेफिनिटली आप सभी को पता होगा, हम क्यों दूसरी जगह जाएँ, हम बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की। उसमें आपने पता होगा कि आपका शेड्यूल 5 एंड 6 है। शेड्यूल 5 है कि यार वो शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए, एंड 6 है कि भई जो अलग से कुछ हमें स्पेशल राइट्स चाहिए। तो अब हम ये स्पेशल राइट्स क्यों देते हैं? हम सबको पता है कि यार हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ट्राइबल पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है। उनके ज़िंदगी के जो कस्टमरी राइट्स हैं, उनके जीने के तौर तरीके हैं, उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा अलग है। तो हम क्या करते हैं, हम उसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। क्यों आइडेंटिफ़ाई करते हैं? बिकॉज़ हमें भारत में स्टेबिलिटी भी चाहिए और हमको पता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे। क्यों? जैसे जंगल के उनके अधिकार है, कुछ चीज़ें हैं, मुखिया वगैरह जो भी है, तो हमको पता है कि यार इतने पहाड़ों में रहना, अपनी कम्युनिटी वगैरह सबको करना, एंड कहीं न कहीं वो भारतीय धरोहर भी है, तो उसे भी हमें बचा के रखना है। वो हमारा प्राउड भी है, उसे भी हमें बचा के रखना है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि उनको आइडेंटिटी राइट्स देते हैं कि हाँ, ठीक है, हम उन्हें सिटीज़नशिप, हम नागरिकता दे रहे हैं, बट क्या है, डिफरेंशिएटेड सिटीज़नशिप है, विभेदित है कि थोड़ा दूसरों से अलग। क्यों? थोड़ा स्पेशल अधिकार, कि उनका जो कल्चर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम से कम करें, उनको स्पेशल राइट्स मिले, सो दैट कि हम अपनी धरोहर भी बचा के रखें, हम एक लॉ एंड ऑर्डर के अंदर भी आ जाए और हम सारे लोग साथ में रह भी सकें, जो कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में बहुत ही खूबसूरती से दिया गया है। तो मुझे एक और क्वेश्चन अभी दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि शेड्यूल 6 में हमने कौन-कौन सी स्टेट्स को राइट्स दे रखे हैं? 4 स्टेट्स हैं, वो चारों नॉर्थ ईस्ट में हैं। वो चारों स्टेट्स का मुझे नाम बताइए, ठीक है ना? दूसरा, हम बोलें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल राइट्स दे सकते हैं, जैसे कि आपके कल्चरल राइट्स देते हैं, हम सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स देते हैं, जैसे आपका बोडो हिल की ऑटोनॉमस अपनी काउंसिल है, इस तरीके का। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि माइनॉरिटी से, कि हर एक कुछ स्टेट्स में ऐसा है। अच्छा, ये कौन-सी स्टेट्स हैं? स्टेट्स का आप पढ़ोगे ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वैसे 4 या 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे है कि एक शेड्यूल्ड ट्राइब का, एक माइनॉरिटी का मेंबर ज़रूर होना चाहिए आपकी सरकार में। तो वो कौन-कौन सी स्टेट्स हैं, ये मुझे बताइए। ठीक है, तो माइनॉरिटी के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स होते हैं, जैसे कि हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 29 एंड 30, 29 और 30 में है। तो इस तरीके से हम दे देते हैं, सो दैट कि हम इसे बचा के रख सकें। अब इसका बेसिस क्या होता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना है, ठीक है? मैं अभी आपका बेस ही बना रही हूँ, फिर अलग-अलग तरीके का वो बता देती हूँ, एंड देन हम मल्टीकल्चरलिस्ट के बारे में बात करेंगे। अब मल्टीकल्चरलिज्म और लिबरलिज्म कैसे अगेंस्ट है? अगेन, लिबरलिज्म क्या बात करता है कि सारे इंडिविजुअल की बात करता है, कि इंडिविजुअल फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है। वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत अधिकार की बात करता है। वो कभी भी समुदाय अधिकार, और बेसिकली वो बोलता है कि सामुदायिक अधिकार या फिर सामाजिक अधिकार हमेशा, ये जो आपके व्यक्तिगत अधिकार है, इससे नीचे है, इसकी बात करता है। एंड मल्टीकल्चरलिज्म की बात क्या करता है? वो बात कर रहा है कि कल्चरल कम्युनिटी की, यानी कि सांस्कृतिक आपके जो समुदाय है, समाज है, वो कहीं न कहीं आपकी इंडिविजुअल उसका ही एक हिस्सा है। कहीं न कहीं इससे नीचे, इसका सबसेट की बात कर रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या है? ऑपोज़िट हैं। अगेन विल किमलर के हिसाब से इन्होंने बोला है कि हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को हम ब्रैकेट कर देते हैं कि आप इंडिविजुअल, आपकी आइडेंटिटी तो है नहीं, आपकी क्या है? कल्चरल आइडेंटिटी है। ठीक है, कि भई आपका ये कल्चर, एक समुदाय से बिलॉन्ग करते हो, ऐसी आइडेंटिटी है, ये हम मल्टीकल्चरलिज़्म में करते हैं। ठीक है? और लिबरलिज़्म में एकदम उल्टा है। देन आपके चैलेंजेस क्या है मल्टीकल्चरलिज़्म के? अब चैलेंजेस पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको 3-4 टाइप के बता देती हूँ। देखो, मल्टीकल्चरलिज़्म हमेशा ये था कि ठीक है, हम आपके साथ रह रहे हैं, बट हम आपकी चीज़ों को, हम आपकी मतलब ये मैं कॉलोनियल एग्ज़ाम्पल देके बात करूँगी, ठीक है ना? कहीं न कहीं कॉन्टेक्स्ट देके मैं बात करती हूँ। तो कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स आए, ठीक है? ब्रिटिशर्स आए, उनको स्टार्टिंग से क्या मतलब था कि हमें ट्रेड करना है, हमें फ़ायदा होना चाहिए, हमें प्रॉफ़िट होना चाहिए, हम ट्रेड, वो जो भी करते थे ट्रेड और फ़ायदे के लिए करते थे। उनका ये नहीं था कि तुमको पूरा ब्रिटिशर्स बनाना है। डेफ़िनिटली वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते थे, बिकॉज़ उनको क्या था कि डेफ़िनिटली हमें क्या बनाना है, हमें ऐसी जनता बनानी है जो हमारे गुड्स, हमारे जो सामान है वो खरीद सके। ठीक है? सिर्फ़ इतना था कि वो ये वाला सारा सामान, ये सब चीज़ें खरीद सके। बट उनका ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऐसा इ इन इन इनको ब्रिटेन वाला बनाना है, बल्कि उनको तो एकदम अपोज़िट होता था। उनको होता था, यार ये अगर हमारे लेवल के बन जाएँगे तो फिर इनमें हम सुपियोरिटी, इन्फीरियॉरिटी कैसे खेलेंगे? ठीक है? जो मनोवैज्ञानिक है, तो साइकोलॉजिकल है, वो कैसे करेंगे? तो कहीं न कहीं ये होता था। इंग्लिश लैंग्वेज को ज़रूर प्रमोट किया है, बिकॉज़ इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करेंगे तो इंग्लिश चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, तो वो बिकेंगी कैसे? तो ये आपका था। दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं फ्रेंच का। तो अगर अगर मैं बात करूँगी कि जो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आपको ये बनाना है। बट अगर मैं कॉलोनियलिज़्म पढ़ूँ ना, फ्रेंच का आपका उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद पढ़ूँ, अब अगर आपने पढ़ा होगा तो अफ्रीका में मेनली,
तो उसमें क्या था, उसमें आपको एक कॉमन चीज दिखेगी, और वो कॉमन चीज क्या है? वो कॉमन चीज है भाई कि एक मिनट, वो कॉमन चीज डेफिनेटली ये है कि आपने क्या करा है, आपने एसिमिलेशन, एसिमुलेट करना, यानी कि मैं इधर कॉलोनियल वो गवर्नमेंट बना रहा हूँ, तो ये मेरे को क्या करना है, मुझे ये सारे अफ्रीकन को क्या करना है, इनके कल्चर वल्चर इनसे दूर करके सारा फ्रेंच चीजें सिखानी है। फ्रेंच के तरीके से रहना, खाना पीना, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच कल्चर। और वो बात करते हैं यूनिटी इन इन्फॉर्मिटी की, यूनिफॉर्मिटी की, यानी कि एक मतलब ऐसे होता है ना कि सार्वभौमिकता में एकता। हमारा क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डाइवर्स है तो कोई बात नहीं। इसमें क्या था कि सब लोग सेम तरीके से रहे, सब फ्रेंचमैन बने यहाँ से। इनका मेन मोटिव ये होता था फ्रेंच वालों का। तो दैट इज एसिमुलेशन। वो और बेकार था क्योंकि वो कभी भी अफ्रीकन को उनके कल्चर, उनके राइट्स, उनका जो भी अधिकार है, जो उनकी परंपराएं हैं, उनसे दूर करते थे, उनको नहीं फॉलो करने देते थे। और बोलते थे, इवन पनिशमेंट्स होती थी, और बोलते थे कि भाई ये अपना फ्रेंच इस तरीके से करना है, वो फॉलो। अब इसमें आता है सैलेड बॉल। सैलेड बॉल में आपने कभी देखा है, अगर मैं एक आपके सामने थाली रख लूं, ठीक है, सैलेड की, सैलेड में मैं बहुत सारे टाइप के सैलेड रख लूं, 10-12 टाइप के सैलेड रख लूं, जैसे टमाटर भी रख दिया, आप तो सबसे पहले वही उठाओगे, बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है, चुकंदर, प्याज, खीरा, ठीक है, सब रख दिया मैंने, ठीक है, पूरा सब कुछ मैंने उधर रख दिया है। तो फिर आप क्या करते हो, आपका क्या होता है कि ठीक है, चॉइस आपकी है, मैंने आपके सामने रख दिया, आप कुछ भी उठा सकते हो, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो रखा ही आपके लिए कि आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आराम से रह सकते हो। क्या इंडिया इसका एग्जाम्पल है? बताओ, इंडिया इसका एग्जाम्पल है क्या? बताओ कि इंडिया में आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आराम से रहो इस तरीके से। तो इंडिया तो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। तो हाँ या ना बोलो, ठीक है। और चौथा आपका होता है मल्टीकल्चरलिज्म, इस तरीके का मेल्टिंग पॉट। समझ लो, एक मैंने एक घड़ा लिया, ठीक है, मुझे एक ज्वेलरी बनानी है, मैंने उसमें एक गोल्ड की रिंग डाली, मैंने सोचा कि मेरे पास पुरानी बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी है, मैं उन सबको पिघला के एक नई ज्वेलरी बना दूं। मैंने उसमें एक गोल्ड की रिंग डाली, मैंने उसमें एक सिल्वर की रिंग डाली, ब्रॉन्ज की डाली, अलग अलग धातु के, वो नहीं होता अष्ट धातु वाली मुझे बनानी है। तो अष्ट धातु में क्या आएगा, अलग अलग चीजें मैंने उसमें डाल दी, और अब मैंने गैस चलाई, और मैंने क्या किया, सबको पिघला दिया, और एक नए खांचे में एक नई रिंग बनाई। अब ये क्या है, ये है मेल्टिंग पॉट, यानी कि सबके अपने अलग अलग कल्चर्स थे, अपनी अलग अलग संस्कृति थी, सब अपने अपना फॉलो करते थे, लेकिन ये सब लोग साथ में आए, उन्होंने डिसाइड किया हम अब क्या करेंगे, एक नई तरीके से जिएंगे, ठीक है। और वो जो नई रिंग बनेगी उसमें सबका कुछ ना कुछ अंश होगा, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ अंश होगा कि नहीं होगा। एंड वो जो अंश है आपका, वो क्या पुराने किसी से भी मेल खाता होगा? नहीं, एकदम डिफरेंट होगा। दैट इज मेल्टिंग पॉट। अच्छा, एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, देखो पीएचडी इस तरीके से होती है कि किसी भी चीज को किसी से भी कनेक्ट कर लो। ये मेल्टिंग पॉट वाला जो चीज है, क्या ये यूनिवर्सल सिविल कोड में लागू होता है कि नहीं? यूनिवर्सल सिविल कोड में तो क्या है कि सब अपने 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 राइट्स हैं, अब हमें सब मिला के यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है, यूसीसी फॉर आर्टिकल 44 के अंदर। तो क्या हम इसको मेल्टिंग पॉट में डालेंगे, सैलेड बॉल में डालेंगे, मल्टीकल्चरल में डालेंगे, कि एसिमुलेशन? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। देखो, आप सोचते होगे कि मैं कैसे सोच लेती हूँ इतनी अलग अलग चीजें, और उसको कंबाइन कैसे कर देती हूँ, तो मैं कर पा रही हूँ ना। तो इसी तरीके से आपको भी करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस वही है कि जस्टिस की कल्चर को हम इंपॉर्टेंट दें या फिर कानून को इंपॉर्टेंट दें। हर एक कल्चर का, हर एक चीज को देखने का, सुनने का, समझने का सबका अलग अलग तरीका होता है, अपनी सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने डिफरेंसेस होते हैं। क्या इस सब चीजों को भी एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है? एमी गटमैन कहती है, तो ये सब चीजें आपका हो जाता है। एंड अगर हम डिफरेंस करेंगे बहुत ज्यादा, तो डिफरेंस करेंगे तो सबका सब अगर मैं कुछ भी चीज लेके आऊंगी तो सब अपने अपने पॉइंट्स बोलेंगे, सब अपना बोलेंगे, कहीं ना कहीं क्योस नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इस सब चीजों पे ये कुछ चैलेंजेस है कि सोशल अंडरस्टैंडिंग तो कभी एक चीज में बैठ ही नहीं सकती। ठीक है, शेयर कल्चर हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सब चीज एक, सारे कल्चर क्या एक चीज में मत में सहमत हो सकते हैं? नहीं। तो फिर अगेन स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर का क्या? क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा होता है कि कल्चरल तुम लॉ के ऊपर रख रहे हो इसको, कम्युनिटी को तुम एक होमोजीनियस एंटिटी मांग रहे हो, बल्कि इंडिविजुअल पर है। इससे कहीं ना कहीं नेशन स्टेट कहीं ना कहीं कमजोर होता है। ठीक है, इंटर ग्रुप अगर, और क्या है, इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ती है, फेमिनिस्ट वाला पॉइंट, कल्चर में भेदभाव बढ़ता है कि हमारा कल्चर सुपीरियर, हमारा कल्चर सुपीरियर, सब लोग ये बात करते हैं। संसाधन और अपॉर्चुनिटी, अवसर कैसे विभाजन करोगे, लोगों के बीच में कैसे एक बॉन्ड आप कैसे क्रिएट करोगे, क्योंकि हर एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, तो वो सब क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आना शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं एथनिसिटी
यानी का जातीयता का आप डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं करोगे, इससे लिबरल वैल्यूज इतना नहीं आप इनकरेज करोगे, इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट है। अब बात आती है कुछ मल्टीकल्चरलिस्ट की कि ठीक है, कुछ मल्टीकल्चरलिस्ट हैं। अब इन मल्टीकल्चरलिस्ट का 1 मिनट मुझे दो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आई थिंक मेरे को मेरे डॉक्टर से बात करनी है, थोड़ा गले का दिक्कत है, तो मैं ये वाला जो है इम्पोर्टेंट मल्टीकल्चरलिस्ट वो मैं आराम से कराती हूँ, तुमको कल कराती हूँ, सैटरडे संडे भी मैं क्लास लूँगी। ठीक है, हम बात करते हैं 2 मिनट। ठीक है, सो डेली 8:30 बजे आना है यहाँ पे। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का फ्री कोर्स है, कुछ भी चीज़ है मुझे कमेंट कर देना कि मैं कल इसको कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है ना, बाय।